गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश पीरियड के समय में संविधान का विकास, संवैधानिक विकास और उसके बाद में हमारा जो संविधान बना उसके मुख्य स्रोत क्या क्या थे। अब इसके बारे में मैंने अभी देखा यूपीएससी का और विभिन्न पीएससी एग्जामिनेशन में, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। इसके पहले मैंने फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और उसका यूट्यूब पर वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसको भी देखिए और मैं उसको और भी बताऊँगा। और उसके बाद में साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में करीब 14-15 टॉपिक जो है ना, AJIS एकेडमी आप जब टाइप करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 14-15 वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान जो बना उसमें उन्होंने कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त किया, तो दूसरा भाग हमारा वो होगा। और पहला, ब्रिटिश पीरियड के समय में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 में पलासी युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब को हराया और उसके बाद में फिर 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसमें कि बंगाल के नवाब मीर कासिम और उसके बाद में अवध के नवाब और उसके बाद शाह आलम द्वितीय, जो एक भगोड़ा मुगल शासक था, मुगल बादशाह था जो लखनऊ में रहता था। तो तीनों के सम्मिलित सेना को बक्सर में, बक्सर कहाँ पर है, बिहार में, वहाँ पर हराया। ठीक है। और 1764 में जब बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो एक ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल पावर के रूप में उभरा। मतलब अभी तक आप जानते होंगे कि सन 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो ब्रिटिश महारानी थी, उसने चार्टर दिए थे और उसने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था, उसमें बहुत सारे लोग शेयर धारक थे। ब्रिटेन में सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है। अब चूंकि ये जो ट्रेड का पैमाना था, ये बड़े लेवल पर था, तो एक व्यापारी अकेले काम नहीं कर सकता था। बहुत सारे व्यापारी या बहुत सारे जो धनी लोग थे उन्होंने मिलकर के ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाया कि किसका कितना शेयर रहेगा। ठीक है। और जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड क्या होता है, जो नेट, जो पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि आपको खर्चे भी तो करने होते हैं। तो जब वो खर्चा सारा निकलने के बाद में नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं शेयर धारक साल के बाद में जो है ना बांटते हैं। और चूंकि शेयर धारक बहुत सारे लोग होते हैं तो वो कंपनी के रोजमर्रा काम को नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो शेयर धारक है वो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति करता है, जो रोजमर्रा के काम और उसके एग्जीक्यूटिव काम, कार्यपालन का काम करता है। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी था। ठीक है। उसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था जो उसके रोजमर्रा के काम को करते थे, उसके प्रशासन को काम चलाते थे। अब 1600 ईस्वी से लेकर के और 1757 ईस्वी तक, बल्कि आप कहिए 1764 ईस्वी तक, कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसको कि मोनोपोली मिला था। मोनोपोली में एकाधिकार ईस्ट में व्यापार करने के लिए। ईस्ट मतलब भारत में, श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, ऑल दीज आर का उनके वोकैबुलरी में, शब्दावली में ईस्ट को क्या बोला जाता था, इंडिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया के जो बहुत सारे कंट्री हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे जो कंट्री हैं, ठीक है, मलेशिया,
और चाइना, जापान, ये सारे जो कंट्री हैं, साउथ कोरिया, इनको उन्होंने ईस्ट का नाम दिया। अब यहाँ पर व्यापार करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया को ऑथराइज कर दिया। तब दूसरे ब्रिटेन के जो दूसरे जो कंपनी थे वो यहाँ व्यापार नहीं कर सकते थे। अब अफ्रीका में व्यापार करने के लिए इसी तरह से उन्होंने अफ्रीका कंपनी बनाया। अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से व्यापार करने के लिए उन्होंने अलग से कंपनी बनाया। ठीक है, तो एक प्रकार का माने मोनोपोली कंपनी का निर्माण ब्रिटेन में 1600 ईस्वी और उसके आसपास के समय में किया गया। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप हमारा वीडियो देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की पॉलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया जो है वो हमारा वीडियो डला हुआ है इसमें यूट्यूब पर, तो आपको उसके बारे में पूरे शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी। करीब 1 घंटे का वीडियो है। तो दोस्तों, अब जो टेरिटोरियल कंपनी बना, मैंने कंपनी जो एक उसको क्या बोलेंगे, जो टेरिटोरियल सत्ता जो उसने स्थापित किया बंगाल में, और बंगाल सूबा जो उसमें था वो बिहार, उड़ीसा, आज का जो वेस्ट बंगाल आप देख रहे हैं, आज का जो बांग्लादेश देख रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा भूभाग में बंगाल सूबा था, मतलब बहुत बड़ा बंगाल सूबा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुगल एम्पायर में बंगाल सूबा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्निंग सूबा था। ठीक है, और क्योंकि वहाँ का जो एरिया था, जो फर्टाइल लैंड, गंगेटिक बेल्ट, मैक्सिमम हिस्सा तो वहीं आता है, तो वो सब एरिया जो है वो मुगल साम्राज्य के में जो रेवेन्यू जो मिलता था मुगल साम्राज्य को, जैसे 1717 में जब फर्रुखसियार था उस समय का जो कैलकुलेशन किया गया है, तो उसमें क्या पाया गया कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू अर्निंग जो सूबा था वो क्या था, बंगाल। अब 1757 से लेकर के 1765 तक तो बंगाल में लूट खसोट का साम्राज्य रहा। ठीक है, लूट खसोट मतलब चोरी डकैती। कंपनी के लोग जब उन्होंने पलासी युद्ध में हराया तो उसके बाद में उन्होंने फरमान मांगा फ्री ट्रेड करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और 24 परगना का 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अभी तो 2 भाग में विभाजित हो गया है, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, उसका जमींदारी भी उन्होंने मांगा। ठीक है, उसके बाद में उसके साथ में कुछ दिनों के बाद में जब मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को बनाया उन्होंने, तो 1759 के लगभग में उन्होंने बर्धमान और एक और मिदनापुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट को की भी जमींदारी उन्होंने प्राप्त कर लिया। और इसके पहले तो उन्होंने फ्री ट्रेड तो अपने लिए कंसेशन मांग ही लिया था। 1764 में जब बंगाल बक्सर में हार हुई तो उसके बाद में क्या हुआ, डायरकी। ये डायरकी सिस्टम जो है इसको बोलते हैं द्वैध शासन, हिंदी में बोलेंगे द्वैध शासन, माने 2 एजेंसी का शासन। ये शुरू कब किसने किया, 1765 में। 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला और इसका जो गवर्नर हुआ वो कौन था, लॉर्ड क्लाइव। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको इसलिए बता देना चाहता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। लॉर्ड क्लाइव कौन था, वही व्यक्ति था जिसने कि पलासी के युद्ध में हराया था नवाब बंगाल को, सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला को बल्कि वो हराया नहीं था, बल्कि एक कंस्पिरेसी थी जिसमें कि बंगाल के बहुत सारे जमींदार, मनी लेंडर, मर्चेंट्स, वो हमारा जो आप देखेंगे उसमें आपको, उस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। एक पूरी तरह से एक और मीर जाफर जो खुद उसका कमांडर इन चीफ था, वो एंड टाइम पर पासा पलटा, माने पाला बदला, और उसके बाद में सिराजुद्दौला की हार हुई। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि मात्र 3000 सेना थी इंडिया कंपनी के पास में, उसमें भी 2500 जो सेना थी वो हिंदुस्तानी थी, जो भाड़े पर पैसे पर खरीदे गए थे उन सेना को, और 500 के लगभग अंग्रेज थे, और उधर 1.5 लाख फोर्स थी।
लेकिन एंड टाइम में क्या हुआ, युद्ध के बीच में ही मीर जाफर से उनका चूंकि पहले से सौदा हो चुका था, जो उनका सेनापति था, तो वो अपनी सेना लेके क्रॉस ओवर कर गया। ठीक है, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु भी हुई। ठीक है, खैर, तो 1765 से लेकर 1772 तक क्या हुआ, द्वैध शासन, इसको बोलते हैं डायरकी। ठीक है, अब डायरकी के विशेषता क्या थे? निजामत मतलब क्या होता है? पुलिस प्रशासन, जस्टिस न्याय प्रशासन, माने जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसको आप रखिए निजामत, इसको एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन। माने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे आप, प्लस जस्टिस। अंग्रेजों ने क्या किया कि ये निजामत का अधिकार उन्होंने 1765 के बाद में जो वहाँ का जो नवाब था उसे प्राप्त किया। लेकिन कैसे प्राप्त किया? एक रेजा खान था, रेजा खान को उसने बना दिया डिप्टी नवाब, डिप्टी सूबेदार। ठीक है, और उसके पास निजामत का अधिकार दे दिया, और ये कानून बनाया कि नवाब जो है वो रेजा खान को बिना अंग्रेजों के या ईस्ट इंडिया कंपनी के सहमत से उसको हटा नहीं सकता है। तो रेजा खान क्या हो गया, निजामत का हेड हो गया, नवाब के ठीक नीचे। ठीक है, और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दीवानी राइट्स, जिसको हिंदी में कहेंगे दीवानी राइट्स, ये क्या हुआ, सिविल में क्या आता है दोस्तों, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन उस समय में ज़्यादा था। तो दीवानी राइट्स का क्या किया? अच्छा, ये जो रेजा खान है उसको बंगाल सूबा का बना दिया, मैंने प्रॉपर बंगाल का, कि इसको निजामत का अधिकार दे दिया, और दीवानी का राइट भी उन्होंने क्या किया कि रेजा खान को दिया। ठीक है, और लेकिन दीवानी के मामले में बिहार और उड़ीसा का जो सूबेदार था उसका नाम था सिताव राय, राजा सिताव राय। अब इसको जो है उन्होंने क्या किया, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दिए। ठीक है, और रेजा खान को बंगाल के दीवानी राइट्स दे दिए। और इसके बाद क्या किया, रेजा खान को पुनः निजामत का पूरा बंगाल का पावर दे दिया। तो अब रेजा खान के पास में क्या हो गया, दीवानी पावर भी हो गया, एज फार एज द दीवानी पावर इज कंसर्न फॉर बंगाल। लेकिन जब निजामत की बात हुई तो पूरे उड़ीसा, बिहार, बंगाल। ठीक है, लेकिन दीवानी मामले में उड़ीसा और बिहार का जो सूबा था उस समय में, उसको टैक्स कलेक्शन करने का काम राजा सिताव राय को दिया। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं, व्हाट डज दिस इंडिकेट? इंडिकेशन ये है कि डायरकी में उन्होंने हिंदुस्तानियों पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, लेकिन नो पावर एट ऑल, क्योंकि सारे पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथ में रखे। ठीक है, अब इस द्वैध शासन का बहुत बुरा असर हुआ, जो हम आपको बाद में बताएंगे। और सबसे पहले अभी बता देते हैं कि वहाँ पर सन्यासी रिवोल्ट हुआ, 1770 से लेकर के 80 ईस्वी तक चला, और ये सन्यासी लोग पूरे बंगाल में उन्होंने तबाही मचाया, विद्रोह किया, क्योंकि बंगाल में अकाल पड़ने लगा। जिस तरह से अंग्रेजों ने लूट खसोट मचाई, उससे परेशान होकर के जनता ने बहुत लोग मारे भी गए, अकाल भी पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों की आंख खुली और उन्होंने इस डायरकी को समाप्त कर दिया। और इसके बाद
वारेन हेस्टिंग को गवर्नर बनाया बंगाल का, ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव को हटा दिया। अब दोस्तों अब यहां से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था वो क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। इसके क्या क्या विशेषताएं आप लोग पढ़ के आए हैं क्या, बताइए? जो हम, ठीक है, ये एक कंसेप्ट क्लियरेंस क्लास है। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में आप देखते हो कि हम जैसे बीए में पढ़े हैं या एमए में पढ़े हैं तो आप कभी compete नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। मैंने 5 कंपटीशन compete किए हुए हैं। ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खोले हैं ना, एक compete नहीं किया हुआ किसी ने। आप पूछिए जा करके उन लोगों को, स्वतः में कुछ नहीं किया हुआ। दे आर ऑल रिजेक्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। और चूंकि अपना धंधा, उनको कोई नौकरी वोकरी नहीं मिला तो कोचिंग कर रहे हैं। बेसिकली जो मैं आपको जो कंसेप्ट क्लियर बताऊंगा उसमें कि गवर्नर जो बंगाल था उसको क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? और पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम से पूछ सकता है। अब उसके सहायता के लिए 4 जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनाए जो उसके शासन प्रशासन में मदद कर सकते हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाया, एक कलकत्ता में, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में। ये तीनों प्रेसिडेंसी जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो एक दूसरे का अधीन नहीं थे। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या आया कि ये जो बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी हैं उनको गवर्नर ऑफ बंगाल के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बोलते हैं, उसके अधीन किया। दूसरा पॉइंट है। और तीसरा बताओ, तीसरा? हाँ, ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट, इस एक्ट के द्वारा, हाँ, इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी जो प्राइवेट ट्रेड करते थे उसको इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया कि अब जो है कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बैन ऑन प्राइवेट ट्रेड बाय द स्टाफ्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यह बताया गया कि आप जो है रिवेन्यू मामले में, मिलिट्री के मामले में, सिविल मामले में आप गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप रिपोर्ट करेंगे। मतलब आप रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि आपने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो जो ही ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ, किसी भी कंपनी का अगर निर्माण होता है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्माण होते ही हैं, क्योंकि जो शेयर धारक है वो कंपनी तो चलाता नहीं है, उनके पास इतना टाइम है ही नहीं। और शेयर धारक तो बल्क में होते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 20,000 लोग हो सकते हैं, 50,000 लोग हो सकते हैं। वो तो पैसा जमा करने का एक तरीका है। लेकिन कंपनी के रोजमर्रा काम करने, संपादन करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति तो अनिवार्य है। उसमें एक डायरेक्टर भी होता है, जो उसमें भी एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उसके साथ स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक फ्री थी, माने ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई उस पर नियंत्रण नहीं था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। दूसरी बात जो अभी हमने कहा कि बैन ऑन प्राइवेट ट्रेड बाय स्टाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप देखेंगे कि इसको फारूकशियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो मुगल बादशाह था, उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने का फरमान दिया था, ठीक है। इसको बोलते हैं दस्तक, ठीक है। अब इसका जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो झगड़ा हुआ, जो लड़ाई हुई, बैटल ऑफ पलासी हुआ,
उसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि बंगाल का नवाब ये कहता है कि ठीक है, आपको मुगल बादशाह ने फ्री ट्रेड करने के लिए दिया है, लेकिन आपके कर्मचारी को तो नहीं दिया है। और यहीं पर झगड़ा की शुरुआत होती थी। और जो इसके कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो उस दस्तक का बेजा फायदा उठाते थे। और इससे क्या हुआ? इससे नवाब को बहुत जबरदस्त रेवेन्यू की हानि होती थी, कर की चोरी होती थी, और इसी कारण से 1757 का युद्ध हुआ। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या, अच्छा उसके बाद जब पलासी युद्ध के बाद में जो कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने और लॉर्ड क्लाइव ने, इनने नवाब से पैसा लूटा, वहाँ के जनता से पैसा लूटा, वहाँ के जो बड़े बड़े सेठ थे उससे पैसा लूटा। तो ये सब ओवरनाइट रिच हो गए। और आपको मालूम ही है कि लॉर्ड क्लाइव को बाद में महाभियोग का सामना करना पड़ा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और वहाँ के जो जेंट्री थी, थोड़ा सा मैं हट के बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप पैसा इतना कहाँ से लाए? कि जो आदमी का पर मंथ 5 पाउंड का तनख्वाह था, जब वो साउथ इंडिया में एक मामूली क्लर्क के हैसियत से काम कर रहा था, और आरकॉट में युद्ध होने पर उसने बहुत अच्छा वीरता दिखलाया, इसलिए उसको बंगाल शिफ्ट किया गया। एक मामूली क्लर्क से उसने अपनी ज़िंदगी शुरू किया था। तो जब यहाँ से 1772 के बाद वो जब इंग्लैंड गया लूटे हुए सामान के साथ में, तो वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो बड़े बड़े जो एरिस्टोक्रेट थे और उनके बीच में बैठने लगा, तो बोले आप इतना पैसा लेके कैसे आए? आप तो एक मामूली क्लर्क थे। तो उन पर महाभियोग प्रस्ताव लगा दिया गया, और जिस दिन उसका फाइनल निर्णय होता उसके एक दिन पहले उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उनके पास में इस चीज़ का जवाब देने का कोई सबूत, माने मटेरियल नहीं था कि हम कैसे, जो मान लीजिए आज की तारीख में आप 1 लाख रुपए का मालिक हैं, और अगर मान लीजिए 10 साल के बाद में आप 1 अरब के मालिक हो जाएं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पूछेगी ना आपसे, इनकम टैक्स वाले पहुंच जाएंगे आपके घर पर कि आप बताइए कि 10 साल में आपने कौन कौन से काम ऐसे किए जिसके कारण से आप 1 लाख जो आपका 2010 में आपका पूंजी था, अब वो 1 अरब हो गया है। उसका जवाब दीजिए ना। अगर हो गया ऐसा संसाधन, तो क्या हर साल आपने इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ा? उसका सबूत दिखाइए। अगर नहीं है तो दैट, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इल गॉटन मनी। आपने कहीं से नंबर 2 के माध्यम से पैसे कमाए हैं, या तो स्मगलिंग से कमाए होंगे, या दूसरे धंधे से कमाए होंगे, दलाली से कमाए होंगे, जो भी तरीका होगा, लेकिन वो अंडर डीलिंग का तरीका होगा। तो फिर जो है इनकम टैक्स वाले आप पर पनिशमेंट स्लैप करेंगे, जेल भी भेजेंगे। तो आप समझ गए बात को? ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ? दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये पिट्स कौन था? ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, और इसका पुत्र पिट दी यंगर वो भी प्रधानमंत्री हुआ मात्र 22 साल की अवस्था में। कि जो कंपनी जो है ना, अब 2 काम कर रही थी, एक कमर्शियल तो व्यापार का काम जो शुरू से कर रही थी, और दूसरा अभी जो टेरिटोरियल पावर हो गई थी बंगाल सूबे का, जैसे कि उन्होंने डायरकी तो समाप्त कर दिया, जो मैंने द्वैध शासन जो लॉर्ड क्लाइव ने स्थापित किया था उसको 1772 में समाप्त कर दिया। अब इसके बाद में प्रशासन क्या हो गया? अंग्रेजों के हाथ में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। मतलब राजा सिताब राय और दूसरा रेजा खान, दोनों को चलता कर दिया गया, ठीक है। अब प्रशासन अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी कितने काम कर रही थी? 2। एक कॉमर्शियल काम कर रही थी जो ट्रेडिंग का काम था उनका, और दूसरा पॉलिटिकल काम कर रही थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया कि दोनों काम को उन्होंने डिफरेंशिएट किया, अलग अलग कर दिए। क्या किया उन्होंने? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को उन्होंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उनको कॉमर्शियल काम करने के लिए दे दिया गया, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया इंग्लैंड में। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो अब इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स के मामले हैं उसके मैनेजमेंट का काम कौन करेगा?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 15 मेंबर होते थे। इट कंसिस्टेड ऑफ 15 मेंबर्स। इसमें हिंदुस्तान से संबंधित जानकारी रखने वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होते थे। इससे क्या पता लगा आपको? अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से अब ईस्ट इंडिया कंपनी के उसके जो पॉलिटिकल मामले थे उस पर नियंत्रण करने का सर्वोच्च संस्था बन गई थी। ठीक है, कॉमर्शियल मामले में उन्होंने उनको अलग रखा था कि ठीक है आप करिए। ठीक है, उसमें अभी पार्लियामेंट ने उन पर शिकंजा नहीं कसा था। आने वाले दिनों में उस पर भी शिकंजा कसा है। वो कैसे कसा है मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कि ये एक सर्वोच्च संस्था के रूप में उभरा। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्या एक्ट है? इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? 1813 का एक्ट। ये 1813 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। वो कैसे है? यहीं से फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार की उत्पत्ति हुई। कैसे? अभी तक आपने देखा होगा कि जो अभी तक जो हम बताए हैं 1600 ईस्वी से लेकर के अभी तक 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट में व्यापार की मोनोपोली था। अब क्या हो गया? यह मोनोपोली समाप्त कर दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी भी चाइना से चाय के व्यापार करने के लिए उसको मोनोपोली दिया गया। लेकिन इंडिया के मामले में क्या किया गया कि अब ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी भी, मर्चेंट भी यहां हिंदुस्तान से व्यापार कर सकते थे। दूसरा, अभी तक जो अंग्रेज हिंदुस्तान के सोशल और कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में किसी प्रकार के इंटरफेरेंस नहीं करते थे, अब उन्होंने धड़ल्ले से उस चीज में बदलाव किया और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन दिया। ठीक है। दूसरा, ईसाई मिशनरी को उन्होंने क्या किया? उनको खुला छोड़ दिया कि आप जा सकते हैं, वहां धर्मांतरण कर सकते हैं, ईसाईयत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसा दोस्तों ये सब क्यों किया गया? इसीलिए कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने चरम पर था। तो अभी तक 1813 से पहले जो जो इलाके उनके अधीन में आए थे, अब वो चाहते थे कि उन इलाकों में और ज़्यादा विस्तार हो। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इसकी जो अंतिम जो परिणति था वो था लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जिसके पास में, जिस राजा के पास में उसका वैध उत्तराधिकारी नहीं है, वैध मतलब जो उसका बच्चा मैंने संतान नहीं है, और वो तो हम अगर वो गोद लिया है तो हम उसको नहीं मानेंगे, या उसे हमारी सहमति जरूरी है। ठीक है, तो उसके तहत में, और इसके पहले आपने देखा होगा 1813 से पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? सब्सिडी अलायंस किया था, माने सहायक संधि किया था विभिन्न राजाओं के साथ में, जैसे हैदराबाद के साथ में, मैसूर के साथ में, अवध के साथ वो पहले ही कर चुका था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? उन्होंने जहां जो जो प्रिंसली एस्टेट ने, राजा रजवाड़े ने सब्सिडी अलायंस या सहायक संधि को स्वीकार किया, उनको क्या क्या करना होता था? वो केवल आंतरिक मामले में स्वतंत्र रह सकते थे। उनका जो फॉरेन पॉलिसी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने सुपुर्द कर दिया। उनका जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट था वो वहाँ मौजूद रहता था उनके दरबार में। तीसरा, उनका अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फोर्स था, सेना, वो उनके इलाके में मौजूद रहता था, और उस सेना का जो व्यय होता था वो संबंधित नेटिव स्टेट को उठाना होता था। इस तरह से कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी राजवाड़ों का पूरी तरह से पंगु कर दिया था। ठीक है, माना उनका जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरह से खींच लिया था। ठीक है, तो ये 1813 का महत्वपूर्ण, आप समझ गए? किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? और एक और चीज था, फ्री ट्रेड का मतलब क्या हुआ? अब अभी तक 1813 से पहले
जो ब्रिटेन का जो ये हमारा देश पर जो कब्जा हुआ वो मर्केंटिलिज्म के आधार पर चल रहा था। आप उसको हमारा वीडियो देखेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, वाणिज्यवाद के हिसाब से। लेकिन जिस तरह से हम डिटेल में बोल रहे हैं उसमें तो 1 घंटा कम ही पड़ेगा, क्योंकि 11:15 हो गया। वाणिज्यवाद के हिसाब से चल रहा था। अब क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को पूरी तरह से एक कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत जोर शोर से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से, मैंने उत्तरार्ध से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही पढ़ाऊँगा, तो जोर शोर से चला और उसमें कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को कच्चे माल का एक निर्यातक कंट्री बना दिया और यहाँ से जो कच्चे माल जाते थे उसको मशीन में मैन्युफैक्चर करके और उसके बाद में हिंदुस्तान लाया जाता था और हिंदुस्तान का इतना बड़ा जो बाजार था उसमें वो बेचने का काम किया और उससे लाखों के कमाई होती थी। तो अब वहाँ की जो सरकार थी, जो वहाँ की जो जनता थी, वो चाहती थी कि हिंदुस्तान का अधिकांश हिस्सा जो है इनके डायरेक्ट प्रशासन में आ जाए और इसीलिए 1813 के बाद में उन्होंने जोर शोर से साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो मैंने कहा उसका वो अंतिम परिणति था। ठीक है, और मर्केंटिलिज्म, ये जो अंग्रेजों का जो हिंदुस्तान में शासन प्रशासन रहा, एक लाइन में बता देना चाहता हूं, उसका आर्थिक जगत में 3 भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला जो पीरियड है वो 1757 से लेकर के 1813, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पीरियड क्या होता है, फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार, जो मैंने अभी आपको बताया 1813 से लेके 1858। और तीसरा फिनांस कैपिटलिज्म। जी जी, एक सेकंड, इसको बुलाओ जरा। वीडियोग्राफर को। उसको बुलाओ जरा, राजपूत को, जल्दी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसको जूम करो जरा, इसलिए बता रहा हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। हमारा 2 वीडियो है इस पर, तो आप उसको जरूर देखिए और उससे आपका पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटी और ब्रिटिश इंडिया का पॉलिटी, ठीक है, 1858 से 1947 और उसके पहले 1757 से 1858 तक, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटी है। वो दोनों बहुत ज़बरदस्त वीडियो हैं। जूम हो गया, ठीक है। तो अब इसको मिटा देता हूं। ये तो मैंने आपको पासिंग वे में बताया ताकि आपका धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो। मेन बात ये है, किताब में तो अभी आप पलटा के देखेंगे जो मैं बोल रहा हूं आपको मिलेगा ही, लेकिन अब जैसे मैंने ये बताया उस किताब में ढूंढते ढूंढते मर जाएगा, नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, क्या मैंने कहा कि जो अभी जो नॉर्मल कोर्स में जैसे आप किताब देख करके बोल रहे थे, तो 1784 का एक्ट जो है या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो, तो 3-4 पॉइंट हर किताब में मिलेंगे। लेकिन बात यह जो मैंने अभी आपको मर्केंटिलिज्म बताया, फ्री ट्रेड बताया, फिनांस कैपिटलिज्म बताया, इसके बारे में आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। और अगर मिलेगा भी तो आप 10 किताब ढूंढोगे, बहुत मेहनत करोगे तब आपको मिलेगा। तो पढ़ने का मतलब आशय ये है, ऑफलाइन क्लासेस का या ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये है, किताबों में तो हर चीज है लेकिन उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों 1833 का एक्ट मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं
क्योंकि हमारा समय बीतता जा रहा है। दूसरा है 1853 का एक्ट। तीसरा है 1858 का एक्ट, 1861। इसके बाद में 1892 और 1909, 1919 और 1935। ये इतने इम्पॉर्टेंट एक्ट अंग्रेजों ने पास किए थे। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आप ये बताइए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो आप क्या बताएंगे? बताइए। सबसे पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके पीरियड में सती सिस्टम को एबोलिश किया गया था 1829 ईस्वी में। ठीक है, राम मोहन राय के नेतृत्व में। हम लोग एक दूसरे को कोरिलेट करें तो याद रहता है ज़्यादा। सबसे पहले 1833 के एक्ट के बाद में इसमें क्या नियम बनाया गया कि जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारतवर्ष का होगा। जो उनका ब्रिटिश टेरिटरी है उसके वो हेड होंगे, और दूसरे जो हैं जैसे गवर्नर मद्रास के या मुंबई के, मैंने उस समय तो मुंबई कहा जाता था, वो सब उनके टोटली अधीन होंगे। और गवर्नर जनरल के पास में पूरे मिलिट्री पावर्स उनमें निहित होंगे। ठीक है, मिलिट्री पावर्स और सिविल पावर, माने वो पूरे ब्रिटिश टेरिटरी के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए पहले जो बनाया गया था उसको अब खत्म कर दिया गया। और इसके बाद जो अभी आपको मैंने जो 1884 के एक्ट में जो बताया था कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी दोनों को अलग अलग कर दिया गया था, अब पॉलिटिकल एक्टिविटी में तो उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में, और कॉमर्शियल एक्टिविटी में उनको आज़ाद रखा था। अब 1833 एक्ट के बाद उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं आप कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला? हाँ, टोटल आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करिए। और जो उनका जो चाइना से चाय का जो व्यापार का जो मोनोपोली जो उनको दिया गया था 1813 के एक्ट के द्वारा, जो अभी हमने बताया, उसको भी छीन लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसके इंग्रेडिएंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसी ने सती सिस्टम को भी एबोलिश किया था 1829 ईस्वी में। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों फंक्शन को, माने कार्यपालिका और विधायिका दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दिया, और गवर्नर जनरल के साथ में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना कर दिया फॉर द डेलिब्रेशन, विचार विमर्श करने के लिए। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो शुरू से ही उनके साथ में था। तो जो लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए उन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किया। अब दोस्तों, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसका यहाँ से इसका इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ है। कहाँ से? 1853 के एक्ट से, 1953 से। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपटीशन जो है ना, उन्होंने जो है सिविल सर्विसेज के लिए उन्होंने खुला छोड़ दिया। मैंने हाँ, इंग्लैंड में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने कर दिया ना। इसके पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर होते थे, वो अपने रिश्तेदार नातेदार को हिंदुस्तान में अपॉइंट करते थे, और ये उनको स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था। और इसीलिए आप देखेंगे कि 1853 से पहले जो बहुत सारे जो अंग्रेज कलेक्टर, जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक या जो ऊंचे ओहदे पर होते थे, वो सब में कहीं न कहीं
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रिश्तेदार नातेदारी से जुड़े हुए थे। अब क्या हुआ, अब उन्होंने कहा कि नहीं, ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। और क्या इंपॉर्टेंट था इसका विशेषता। अब 1853 एक्ट के बाद में अभी आप देखेंगे कि पहले के जो एक्ट होते थे उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का ग्रेस मिलता था। ठीक है, 1813 से 1833 देख रहे हो आप, 20 साल का डिफरेंस है ना। उसी तरह से 1813 से पहले जाओ तो 84, मतलब लगभग 20 साल का गैप है। अब 1853 एक्ट के बाद क्या किया उन्होंने इस तरह का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया कि आपका आगे के लिए रिन्यू किया जाता है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये अपने हाथ में रख लिया कि जब समय होगा, जैसे भी होगा, हम कभी भी अपने हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मतलब उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया, जो पहले वो रिन्यूअल करते थे 20 साल के लिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि डायरेक्टर की संख्या 24 से घटा के 18 कर दिया था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा जो अभी मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात बताई, तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने 6 मेंबर रखा और उसमें 4 मेंबर जो है विभिन्न जो प्रोविंसेस थे उससे वो मेंबर सेलेक्ट किया। ये कोई यहाँ से मतलब कहने का मतलब है कि 1853 के एक्ट से हिंदुस्तान में जो विधायिका के जो तत्व हैं वहाँ से ब्रिटिश इंडिया में और उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में इसकी शुरुआत हुई। आप ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव इवोल्यूशन या उसका जो विकास है वो उसकी शुरुआत होती है 1853 एक्ट में। इस माने में ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। और एक ओपन कंपटीशन, 2 मामले में। इसके अलावा अब आगे का जो है वो 1858 का एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। 1858 एक्ट में जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, ठीक है, जब 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें अंग्रेज बहुत मुश्किल से जीत पाए। ठीक है, हालांकि जो रिवोल्ट हुआ था, ये जो आप फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर ने कहा था, कुछ भी नाम लीजिए, सिपाही विद्रोह कह लीजिए, अंग्रेज इतिहासकार उसको सिपाही मुटनी कहते हैं। और लेकिन ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कोई बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोगों ने हिस्सा लिया ही नहीं, पंजाब के लोगों ने हिस्सा लिया ही नहीं, बल्कि जब विद्रोहियों ने या सेना के जवानों ने, हिंदुस्तानी सेना के जवानों ने मोहम्मद बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट घोषित कर दिया, पूरे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया लाल किले में आकर के, तो बहुत सारे सिख लोग, सिख सेना के लोग या सिख जनता भड़क गई। वो क्यों भड़की? वो इसलिए भड़की कि जो आपको याद होगा कि सिख के साथ में अंग्रेजों का 2 बार युद्ध हुआ और अल्टीमेटली 1849 में अंग्रेजों ने सिखों को हराया और पूरे पंजाब सूबा को, जो रंजीत सिंह का जो पंजाब सूबा था, पंजाब इलाका था, उसको पूरा कब्जा कर लिया। अब सिखों का जो ग्रज था, जो तकलीफ था, वो क्या था कि बिहार और यूपी के जो सैनिक थे, जो अंग्रेज सेना में शामिल, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल थे, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमको हराया। और फिर इन्हीं लोगों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। और उनका यह भी कहना था कि जिस मुगल बादशाह के पूर्वज ने हमारे सिख गुरुओं को, आपको मालूम है कौन कौन से गुरु, अर्जुन सिंह, अर्जुन देव और दूसरे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर ना, 2 को उन्होंने, जैसे उनके नाम पर शीशगंज गुरुद्वारा है वहाँ दिल्ली में, तो ये 2
दो जो सिखों के गुरु थे, इनके साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया था, उनको फांसी पर चढ़ा दिया था। तो इससे सिख जो है वो मुगलों के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। और उसके बाद में जब उनका जो साम्राज्य था, सिख साम्राज्य, जो महाराजा रंजीत सिंह ने स्थापित किया था, उनके मरने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेजों ने 2 बार युद्ध किया और दोनों बार उनको हराया और अल्टीमेटली 1849 में पंजाब सूबे को मिला लिया। और जो महाराजा रंजीत सिंह का जो पुत्र था दलीप सिंह, जो छोटा था, माइनर था, उसको इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। इतना तो जानते हैं आप लोग। इससे बहुत ज़्यादा सिख सेना, माने सिख जनता समझो, वो खपा हुई। और इसीलिए उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जो मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, अंग्रेजों ने सिखों का जबरदस्त इस्तेमाल किया। तो आप अगर देखेंगे कि 1857 के क्रांति में सिखों की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि उलट भूमिका है। विद्रोहियों को दबाने में अंग्रेजों ने उनका भरपूर इस्तेमाल किया। ठीक है, तो वो तो फूट डालो और राज करो वाले सिद्धांत अपनाए थे अंग्रेजों ने। तो अब इससे क्या हुआ, अगर लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट माने, लॉर्ड कैनिंग कौन था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और पहला वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसराय मतलब द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। ठीक है, तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो आप क्या लिखेंगे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का स्टेटमेंट है कि अगर सिंधिया ने सही समय पर विद्रोहियों को समर्थन कर दिया होता तो हमें हिंदुस्तान को छोड़ना होता। दैट इज द रिमार्केबल स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड कैनिंग, कि अगर उस समय में जिस तरह से झांसी की रानी, तात्या टोपे और नाना साहब और अवध के नवाब, ठीक है, और बहुत सारे सैनिक, हिंदुस्तानी सैनिक, जिस तरह से दिल्ली और आसपास के इलाके में उन्होंने कब्जा किया, ग्वालियर तक, कानपुर और लखनऊ, ये जो मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी था, तो हमें जाना पड़ता। और एक बात और है, राजपूताना के जो राजपूत जो इतने बड़े, जो हिंदुस्तान की राजनीति को 500 वर्ष से ज़्यादा प्रभावित किया, 1857 में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, नगण्य थे। इसी तरह से नाना साहब तो लड़े, लेकिन मराठा लोगों ने जो थर्ड एंग्लो मराठा वार में अंग्रेजों ने उन्हें हराया, तो उसके बाद में मराठाओं ने कोई सपोर्ट विद्रोहियों को नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा लोकलाइज था। ठीक है, उसके बारे में हमारा वीडियो है 1857 के रिवोल्ट पर, 2 वीडियो हमने बनाया। आप AJIS एकेडमी इंदौर टाइप करिए, आपको मिल जाएगा दोनों वीडियो। इसमें एक में मैंने कैरेक्टर्स के बारे में लिखे हैं कि नेचर ऑफ द रिवोल्ट, और दूसरा में हमने कारण बताए हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट बताए हैं। तो 50-50 मिनट का वीडियो है, आप पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, 1858 एक्ट में क्या हुआ, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, मतलब क्राउन ने, अपने हाथ में हिंदुस्तान की सत्ता प्राप्त कर लिया। ये 1858 एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को साइडलाइन कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी सत्ता ले लिया गया है। और 1870 या 75 ईस्वी के बाद में से ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, वो डिसबैंड हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। ठीक है, आप गूगल पर टाइप करके देख लीजिएगा। अब 1858 एक्ट के और क्या इंपॉर्टेंट विशेषता थी, इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, जो मैंने पहले बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 1784 में पिट के द्वारा बनाया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नियुक्ति किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट में
एक सदस्य होता था। आपको मालूम है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, उसमें एक प्रधान, हमारे देश जैसा एक प्रधानमंत्री होता है, उसमें बहुत सारे कैबिनेट रैंक मिनिस्टर होते हैं जो देश में निर्णय लेते हैं, ये तो मालूम है ना। तो उसी तरह से अब क्या हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब मंत्री, यहाँ के हिंदुस्तानी भाषा में बोलेंगे मंत्री, तो अपने यहाँ जैसे होम मिनिस्टर है, उसी तरह से वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक होम का उनका अलग रहता था, जो एक फॉरेन का भी अलग रहता था। लेकिन हिंदुस्तान चूंकि बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था, तो उसके लिए उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उन्होंने एक अलग से पोस्ट क्रिएट किया, और उसके साथ उन्होंने क्या किया, एक ऑफिस दे दिया, उसमें बहुत सारे उनके सलाहकार दे दिए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 में जो उन्होंने स्थापित किया था, उसको खत्म कर दिया। ये समझ गया आप? इसमें 15 सदस्य का एक एडवाइजर कमेटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में लगाया गया, और वो उनके लिए ऑफिस बना दिया गया लंदन में, और उस ऑफिस का नाम बोलते थे इंडिया हाउस, ठीक है, जहां पर से वो वाइसराय पर नियंत्रण रखने का काम या यहाँ के प्रशासन को देखने का काम करते थे। और भारत के मामले में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब देते थे। जैसे अभी हिंदुस्तान में जो होम मिनिस्टर होता है, वो आंतरिक मामले में कोई भी समस्या आने पर या प्रश्न आने पर उसका जवाब कौन देता है? होम मिनिस्टर देता है। उसी तरह से हिंदुस्तान के संबंध में अगर कोई प्रश्न पूछे जाते थे पार्लियामेंट के द्वारा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसके जवाब देने का जो उत्तरदायित्व, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो किसके पास था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास। अब इसके बाद में अगला जो एक्ट है वो क्या है? 1861 एक्ट। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1853 से ही लेजिस्लेटिव या संसदीय प्रणाली का डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब 1861 में उन्होंने क्या किया कि इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वाइसराय के पास में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, और दूसरा उन्होंने एक दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो विचार विमर्श के लिए, डेलिब्रेशन के लिए था। और उसमें अब उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तानी सदस्यों की संख्या में बढ़ा। मतलब जैसे 6 सदस्य थे, तो उन्होंने क्या किया कि 3 सदस्य हिंदुस्तानी को बनाया, जैसे राजा बनारस के राजा को, या दूसरा पटियाला के महाराजा को, या एक दिनकर राव, उनके सब अंग्रेजों के समर्थक होते थे ये लोग। तो उनको ये मुलम्मा देने के लिए कि हम अब भारतीयकरण कर रहे हैं, इंडियनाइजेशन कर रहे हैं, तो उसके तहत में उन्होंने क्या किया कि 6 सदस्य में से 3 सदस्य जो है वो हिंदुस्तानी को बनाया, ठीक है। तो लेकिन जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते थे, वो केवल और केवल डेलिब्रेट कर सकते थे, विचार विमर्श कर सकते थे, एडवाइजरी काउंसिल के रूप बॉडी के रूप में करते थे। इनको कोई विशेष पावर नहीं होता था। असली पावर जो था वो वाइसराय और जो उनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसके पास में हिंदुस्तान की सत्ता मौजूद थी। अब दोस्तों इसके बाद में मद्रास और बॉम्बे में उन्होंने क्या किया, जो पहले उन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म कर दिया था, अब 1861 के द्वारा उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पुनः स्थापित कर दिया, ताकि डेलिब्रेशन या विचार विमर्श का काम हो, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों प्रेसिडेंसी के अलावा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, बंगाल है, और इसके अलावा पंजाब, यहाँ पर भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना किया था इन्होंने। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब इसका विस्तार हो रहा है। और अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर इसका है जो 1861 में है कि एक पोर्टफोलियो, जैसे अभी आप देख रहे हैं विभाग, जैसे होम मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, इस तरह की है ना व्यवस्था। तो यहाँ इसकी शुरुआत जो है वो 1861 के एक्ट से होती है। कैसे होती है कि जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसराय के साथ में था, जो आप देखेंगे कि जो ऑर्डर लिखता था कि वाइसराय एग्जीक्यूटिव इन काउंसिल, ऐसे उनका ऑर्डर निकलता था, वाइसराय या गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। इन काउंसिल मतलब काउंसिल के मेंबर के विचार विमर्श के बाद में जो हमने ये निर्णय लिया है, उस पर जो है ना इस तरह के आदेश निकलते थे। अब क्या हो गया, 1861 एक्ट में उन्होंने जो मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उसको उन्होंने विभाग बांट दिया।
पहले किसी के पास में कोई विभाग नहीं होता था, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि नहीं पोर्टफोलियो दो। जैसे अभी आप हिंदुस्तान में देखते हैं कि कोई गृह मंत्री है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, तो उसका क्या काम है, आप जो वो अपने विभाग, जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो उनका क्या काम है, उनका काम ये है कि जो रोजमर्रा के जो डिफेंस के काम हैं उसके लिए काम करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन जब पॉलिसी डिसीजन की बात आएगी, कोई नीति निर्णय लेना होगा, मान लीजिए चाइना से हिंदुस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रपोजल तैयार किया अपने सेना के तीनों अध्यक्षों से मिलकर के कि हमें चाइना से मुकाबला करने के लिए F-35 जो अमेरिका का सबसे ज़बरदस्त हथियार है, माने क्या बोलेंगे, हवाई जहाज़ है, फाइटर जेट है, उसको लेना है और इसके लिए हमें 35,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो अब ये क्या होगा, ये डिफेंस मिनिस्टर अकेले इसका निर्णय नहीं ले सकते। दैट प्रपोजल विल बी बिफोर द कैबिनेट विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या है, बॉस है कैबिनेट का, ठीक है। तो क्या करेगा, नहीं, बजट नहीं पास होगा, पहले डिफेंस मिनिस्टर का पूरा प्रपोजल, जो मैंने फाइटर जेट की बात बताया, वो पूरा जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास में। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, जिसको पीएमओ बोलते हैं, ठीक है, वो एक अपने आप में एक लंबा चौड़ा व्यवस्था हो गया पीएमओ इंदिरा गांधी के ज़माने से, और बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है, और वो कैबिनेट से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया आज की तारीख में, और अनरिटेन, अलिखित रूप से। अब उसको पूरा समीक्षा करेगा वो कि इनका जो प्रपोजल है उसमें कितनी खामियां हैं, कितना सही है, क्या ये फिजिबल है कि नहीं, उसको 2-3 एंगल से देखा जाएगा। क्या आर्थिक रूप से हम सक्षम हैं कि नहीं 35,000 करोड़ के लिए, क्या ये बजट आवंटन इतना हमारे पास है, दूसरा क्या इससे हम चाइना का जो सिक्योरिटी जो एंगल है, क्या उससे हम मुकाबला कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं चाइना के पास क्या क्या फाइटर जेट है, हमारा जो F-35 जो हम लेने जा रहे हैं उसका दोनों में कंपैरिजन या कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा, तो सिक्योरिटी एंगल भी देखा जाएगा। तीसरा, पब्लिक ओपिनियन क्या है। चौथा, सेना के निचले स्तर पर लोगों की सोच क्या है, क्योंकि युद्ध कौन लड़ेगा, सेना, तो उनके तीनों जो हेड हैं उनकी क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं। तो यह समग्र रूप से विचार करने के बाद में तब कहां जाएगा, कैबिनेट में, ठीक है। और यदि कैबिनेट से अप्रूवल हुआ तो उसके बाद में वो डील अमेरिका से किया जाएगा, ठीक है। ये दिस इज द प्रोसेस। अब 1861 से पहले क्या हुआ था, अभी जो वायसराय के पास में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था उसमें किसी का विभाग का बंटवारा नहीं होता था, इसीलिए वायसराय जब आदेश जारी करता था, या उसके पहले गवर्नर जनरल बोलते थे 1858 के एक्ट के पहले, तो उसका क्या काम था, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल लिखता था, ठीक है, उसमें सबके दस्तखत होते थे। अभी क्या हुआ, पोर्टफोलियो विभाग का बंटवारा हो गया कि आप इस विभाग को देखोगे, आप उस विभाग को देखोगे। हमारा जो आज टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इसी पर फोकस करेंगे। हालांकि हम इस पर फोकस नहीं कर पाए, हम डेविएट होते रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस इस पर रहना चाहिए, ठीक है। तो संवैधानिक इतिहास में किस तरह से धीरे धीरे क्रमबद्ध विकास हुआ, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अब दोस्तों, जैसे कि आपने बताया कि अब गवर्नर जनरल या वाइसराय जिसको बोलते थे 1858 के बाद में, उसको ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने का अधिकार हो गया। और तो ये जो पावर्स जो है वह अध्यादेश का पावर अभी क्या देख रहे हैं आप हिंदुस्तान में, भारत के संविधान में क्या देखें कि अगर पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, अधिवेशन में नहीं है, तो अगर प्रधानमंत्री या कैबिनेट अगर चाहे तो किसी मामले में अध्यादेश जारी कर सकता है, बशर्ते कि जब पार्लियामेंट का अधिवेशन शुरू होगा तो उसके अधिवेशन के शुरुआत के 3 हफ्ते के अंदर में, मतलब 6 हफ्ते के अंदर में, मतलब 1.5 महीने के अंदर में
आपको उस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित करना होगा। मतलब लोकसभा से और राज्यसभा से कानून बनाने होंगे, अदरवाइज क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ जो है अध्यादेश का इतिहास यहीं से शुरू होता है 1861 से, जहाँ पर कि वायसराय को अब यह अधिकार दे दिया गया कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी। जो मैंने लेजिस्लेटिव बॉडी की बात बताया, इन इमरजेंसी माने आपातकाल में या अर्जेंसी में, लेकिन उसका जो मियाद होगा वो दैट विल लास्ट ओनली फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं। अब दोस्तों 1892 एक्ट जो है, इसका क्या महत्व है संवैधानिक इतिहास में। अब उन्होंने क्या किया कि 6 के बदले में 16 मेंबर बना दिए।